कबीर अब भी उस तस्वीर और उस युवक को दिलचस्पी से देखे जा रहा था। अजीब, क्या कलाकार की कल्पना है बस। कबीर मुस्कुराया। वाकई? वह युवक आंखें सिकोड़ते हुए बोला। हाँ और क्या, एक कलाकार कल्पना पर ही तो जीता है। कबीर बोला। तो क्या आप भी आर्टिस्ट हैं? उस युवक ने कबीर को गौर से देखते हुए पूछा। कह सकते हो। कबीर लापरवाही से बोला। पेंटर? राइटर, छोटा मोटा। कबीर कंधे उचकाते हुए बोला। उसे अजीब लग रहा था कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत सवाल कर रहा था, या फिर वो शायद सामान्य सा प्रश्न ही पूछ रहा था। कबीर को ये इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि वह अपना लेखक होना सबसे छिपाता था। तो आप भी फिक्शन लिखते हैं? उस लड़के ने फिर सवाल किया। हाँ। और अगर किसी रियल इंसिडेंट पर लिखना हो तो? वो लड़का बोला। इस दौरान उस चित्र को दोबारा घूरने लगा। कबीर ने उसे घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था वो बहुत सी बातों और भावनाओं से भरा बैठा है। वो कह कुछ रहा है मगर कहना कुछ और ही चाहता है। रियल इंसिडेंट? कबीर ने पूछा। होता है ना, कभी कभी कुछ रियल भी होता है। सब कुछ हमेशा इमेजिनेशन ही नहीं। वो लड़का बोला। कहना क्या चाहते हो? कबीर उसे घूरने लगा। कुछ नहीं, लड़के ने फिर कहा और चित्र को देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था, जैसे वो न सिर्फ उस चित्र को देख रहा था बल्कि वो सब भी देख पा रहा हो जो उसका चित्रकार उस चित्र में उकेरना ही भूल गया हो। कबीर ने एक बार उस लड़के को देखा, फिर उस चित्र के और भी करीब गया। चित्र के पास ही एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिसमें उस चित्र के बारे में सभी जानकारियां दी हुई थी। ऐसी व्यवस्था उस हॉल में लगे हुए हर चित्र के लिए थी। उस तख्ती पर लिखा था, टूटी छत। यह चित्र 100 से भी अधिक वर्ष पुराना है, जो उस समय के मशहूर चित्रकार चैतन्य देव शर्मा द्वारा बनाए गए चित्र की मूल कृति है। चित्र संभवतः एक स्त्री की मनोदशा का वर्णन करता है। सर पर छत मगर टूटी हुई, स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति इत्यादि। आगे चित्रकार का संक्षिप्त सा जीवन परिचय था, जिसके अनुसार ये उसकी कोई पहली कृति नहीं थी और आखिरी भी नहीं। बहुत सी तस्वीरें बनाई थी उसने, जिनमें से कुछ बहुत मशहूर भी हुई थी, मगर ये टूटी छत नाम की तस्वीर कुछ खास लोकप्रिय नहीं थी। फिर भी थी तो एक मशहूर चित्रकार की। ये भी एक काल्पनिक पेंटिंग ही है, बोलता हुआ कबीर मुड़ा, मगर वो लड़का अब गायब हो चुका था। शायद वहां से जा चुका था। कबीर ने हर तरफ देखा मगर वो वहां नहीं था। अजीब बंदा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था वो किसी आर्ट एग्जीबिशन में आया हो, बस इस पेंटिंग के पीछे पड़ा था। कबीर उस तस्वीर को घूरता हुआ सोचने लगा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद कुछ अजीब महसूस हुआ। वाकई बनाने वाले ने कुछ ज्यादा ही जीवंतता उड़ेल दी थी तस्वीर में। आखिर क्या था ये अजीब सा दृश्य? मतलब काल्पनिक चीजों का भी कोई सिर पैर होता है। ये लड़की इस सूनी जगह पर क्यों है? वो क्यों रो रही है? और ये छत टूटी हुई क्यों है? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो कबीर एकदम से चौंक पड़ा। वो उस तस्वीर में कुछ ज्यादा ही खो गया था। वो नियति थी। अरे क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो? मैंने आवाज भी दी तो सुना नहीं तुमने? नियति ने कहा। नहीं कुछ नहीं, बस चलो। कबीर सर खुजाते हुए बोला। हाँ, अंजोरी तो आज बहुत बिजी लग रही है, मैं फिर मिल लूंगी उससे। नियति ने कहा। अंजोरी? मेरी फ्रेंड, वो होस्ट है यहाँ। नियति ने एक तरफ इशारा किया। कबीर ने देखा कि वो टाइट स्कर्ट और ब्लेजर पहनी हुई एक आकर्षक युवती थी। वो हंस हंस कर सबसे बातें कर रही थी और दिख रहा था कि अपना काम बखूबी कर रही है। नियति ने उसे कोहनी मारी क्योंकि वो लगातार अंजोरी को घूरे जा रहा था। कबीर जैसे होश में आया। कुछ नहीं बाबा, चलो अब। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल में बारिश में भीगा बंदर घुस गया हो। कबीर हर तरफ नापसंदगी से देखता हुआ बोला। तुम भी ना अजीब हो कबीर, इतनी अच्छी जगह ले आई। और से देखो तो तुम कितनी इंस्पिरेशन ले सकते हो इन तस्वीरों से, मगर कुछ भी सोचते रहते हो। नियति बोली। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों स्वतः ही कबीर की गर्दन उस टूटी छत वाली तस्वीर की तरफ मुड़ गई। नियति ने भी देखा कि वो क्या देख रहा है।
गजब, मतलब एक से एक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है यहाँ। और तुम्हारा ध्यान गया भी तो उस टूटी फूटी पेंटिंग पर, नियति बोली। अब आर्ट तो आर्ट होता है ना, ऐसे किसी आर्ट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर पेंटर कुछ सोच कर ही बनाता है इन्हें। कबीर बोला। अच्छा जी, बड़ी गहरी जानकारी है आपको पेंटर और पेंटिंग्स की। नियति आंखें बड़ी करती हुई बोली। हाँ, मैं भी तो पेंटर ही हूँ। ये कब हुआ? अभी 2 घंटे पहले तक तो राइटर थे। मैं पेंटर हूँ, बस रंगों की जगह शब्द इस्तेमाल करता हूँ। बनाता मैं भी तस्वीर ही हूँ। हाय मैं सदके जावा, अब चले। वो दोनों बाहर निकले और पार्किंग में पहुंचे। वहां कबीर ठिठक गया। एक बाइक पर वही हुडी वाला लड़का बैठा अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। कबीर उसे देखने लगा, उससे कुछ तो खटक रहा था। क्या ये वो भी नहीं जानता था? उसके देखते ही देखते वो लड़का अपनी बाइक पर बैठा और चला गया। कबीर इतना तो दावे से कह सकता था कि वो कोई कला प्रेमी नहीं था। फिर वो क्या कर रहा था यहाँ? विवेक साहनी को गायब हुए 24 घंटे बीत चुके थे। इस वजह से मजबूरन इंस्पेक्टर बहल को अपनी कुर्सी से उठना पड़ा। उसने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पुलिस वाला करता है। सभी दोस्त, मित्र, सगे संबंधियों और उन लोगों से पूछताछ जो उसके साथ काम किया करते थे। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन वो निर्माणाधीन इमारत ही थी जहां आखिरी बार उसके चौकीदार ने ही उसे देखा था। दोनों चौकीदारों को भी बुलाया गया। दिन की ड्यूटी के चौकीदार का नाम रजत था और रात वाले का नाम हेतराम था। हम उस दिन हेतराम का वेट कर रहे थे साहब, जब सेठ आए थे। वो बोले कि हम जाए का है कि हमारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। सेठ वहां का काम देखने को रुके थे, तब तक हेतराम तो आ ही जाता। रजत हेतराम की तरफ देखता हुआ बोला। अरे तुम हम पर काहे पर्ची फाड़ रहे हो बे, हम तो सेठ को देखे ही नहीं। हेतराम बिफर गया। ए, जब बोलने को कहा जाए तब बोल। इंस्पेक्टर बहल ने हेतराम को घुड़का। अरे पर साहब। कहा ना मुंह बंद। इंस्पेक्टर बहल बोला और रजत की तरफ देखा। बस अब इतना ही, सेठ आए थे और वहां घूम घूम कर काम देख रहे थे, हम घर के लिए निकल गए। रजत ने अपनी बात पूरी की। अब इंस्पेक्टर हेतराम की तरफ मुड़ा जो उल्लू की तरह पलके झपकाता रहा। अब बोलना। क्या? तू आया तो तेरा सेठ किधर था? अरे का गजब बोल रहे हैं माई बाप, सेठ नहीं मिले हमको वहां। हम जब ड्यूटी पर आए तो पूरी बिल्डिंग खाली थी, कोई नहीं था वहां। हेतराम हाथ जोड़ता हुआ बोला। तेरे सेठ की बाइक खड़ी मिली बिल्डिंग के बाहर से, अभी ये बोला कि सेठ ने इसको उधर भेजा था। और तू कह रहा है सेठ आया ही नहीं उधर? इंस्पेक्टर बहल ने उसे घूर कर देखा। तो इसी की बात का भरोसा करे साहब, ये कह रहा है कि इसने सेठ को वहां देखा। हमको तो सेठ नहीं मिले, अब यही जाने क्या सच है। अरे तो हमका झूठ बोल रहे हैं हेतराम। रजत हड़बड़ाया। तो कहाँ हम बोल रहे हैं? हेतराम भी बिगड़ता हुआ बोला। अब तक इंस्पेक्टर बहल भी दोनों की बात सुनकर बुरी तरह उलझन में आ गया था। नतीजतन दोनों चौकीदारों की बढ़िया वाली पुलिसिया खातिरदारी हुई। स्पष्ट था कि जब रजत वहां से चला गया था और हेतराम वहां आया नहीं था, तो उस थोड़े से समय अंतराल में ही उनके सेठ यानी कि विवेक के साथ वो सब घटा था। लेकिन जो असल बात थी उसकी तो किसी को भनक तक नहीं थी। विनीत अब भी परेशान और घबराया हुआ था। उसने हर संभावनाओं पर विचार किया। पुलिस ने उस क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं को भी खंगाला। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी क्योंकि विवेक की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी थी। क्या ये अपहरण का मामला हो सकता था? मगर 24 घंटे से ऊपर हो गए थे। अगर विवेक का अपहरण हुआ था तो अब तक तो अपहरणकर्ताओं की तरफ से कुछ न कुछ मांग आनी चाहिए थी, या अब भी उम्मीद थी, हो सकता है अब आ जाए, या फिर किसी ने दुश्मनी निकाली थी, जानबूझकर विवेक को रास्ते से हटाया था क्योंकि वो काफी तरक्की कर रहा था अपने काम में। जो भी हो, अपने भाई की गैर मौजूदगी में विनीत को उसका काम भी संभालना था और पुलिस तलाश भी जारी रखनी थी। दोनों चौकीदार अब भी पुलिस हिरासत में थे। पुलिस विवेक को तलाश करने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसका सारा गुस्सा उन दोनों पर ही उतर रहा था। इधर विनीत ने उस इमारत के लिए एक नया चौकीदार रख लिया। विवेक नहीं था तो क्या, उसके काम तो उसे ही संभालने थे। आधी रात के लगभग फोन की निरंतर बजती घंटी से विनीत की आंखें खुली। बड़े भाई की तलाश में वो रात दिन भागता फिर रहा था और बुरी तरह थक कर चूर था। आंखें मिचमिचाते हुए उसने मोबाइल पर निगाह डाली तो ये उसके नए चौकीदार का कॉल था।
क्या हुआ? नींद से बोझिल हुई आवाज में विनीत फोन पर बोला। साहब जी जल्दी यहाँ आओ, गजब हो गया। विनीत तुरंत जैसे हवा में उड़ता हुआ पहुंचा। उसका चौकीदार उसे इमारत के अंदर ले गया। वहां जाकर विनीत भी भौंचक्का रह गया। उसका बड़ा भाई विवेक वहां बेशुद्ध पड़ा हुआ था। वो अस्पताल का गलियारा था। बाहर विनीत रिसेप्शनिस्ट के साथ जरूरी कार्यवाही कर रहा था तो वहीं गलियारे में कुछ दूरी पर उसकी भाभी विवेक की पत्नी रेनू बैठी हुई थी। वो बहुत घबराई हुई सी थी और बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी। विवेक फिलहाल इसी अस्पताल में भर्ती था। तभी वहां इंस्पेक्टर बहल के कदम पड़े। अभी कैसे है साहनी साहब? उसने रेनू से पूछा। रेनू ने उपेक्षा से बहल की तरफ देखा। उसे पुलिस से नाराजगी थी कि उसने उसके पति की गुमशुदगी को शुरू में गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था। जाने विवेक के साथ क्या हुआ और वो इस हालत में पहुंचा। शायद पुलिस पहले कुछ करती तो विवेक का पता और पहले चल जाता। तभी विनीत भी लौट आया और इंस्पेक्टर को देखकर पूरा सा मुंह बनाया। चंदा मांगने नहीं आया इधर जो आप दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो। ड्यूटी है हमारी, आपका केस मेरे थाने में आता है। बहल थोड़ी सख्ती से बोला। आप अपनी ड्यूटी ढंग से निभाते तो ये नौबत ही नहीं आती। रेनू कलपती हुई बोली। अरे वही तो मैं पूछ रहा कि हुआ क्या। खैर छोड़ो। वो मुड़ा ही था जब डॉक्टर वहां आ गया। बहल ने धीरे से उसका अभिवादन किया और विवेक के बारे में पूछा। नर्वस ब्रेकडाउन है, बीपी भी शूट अप हो गया है और दिमाग की नसों में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो स्कैनिंग से क्लियर होगी, डॉक्टर ने बताया। पर ये सब कैसे हुआ डॉक्टर? विनीत ने पूछा। ये तो मुझे पूछना चाहिए, उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है? ये सारे सिस्टम तो किसी सडन शॉक की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस है या पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक ही चल रहा था। विनीत बोलने लगा। अरे आपने ही तो कहा था आपके भाई मिसिंग थे, रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर बहल ने कहा। गायब? कहाँ? डॉक्टर ने भी अब दिलचस्पी से पूछा। हमारी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उसी की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। विनीत थोड़ा और परेशान होकर बोला, क्योंकि अब जो उसे बताना था वो बड़ा विचित्र था। फिर वापस कैसे आए? बहल ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, विनीत खींचते हुए बोला। क्या आपने ही तो उन्हें यहाँ एडमिट कराया? डॉक्टर ने घूर कर देखा। मैं तो घर पर था जब मेरे नए वॉचमैन ने मुझे फोन करके बताया कि भैया आ गए हैं। किधर? उसी बिल्डिंग में। क्या? इंस्पेक्टर और डॉक्टर ने साथ साथ कहा। अब विनीत को चिढ़ भी हो रही थी कि सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, मानो वो कोई अजूबा हो। खैर उनकी भी क्या गलती, बात ही ऐसी थी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके भाई उसी बिल्डिंग से गायब हुए फिर वहीं अपने आप आ गए? इंस्पेक्टर बहल ने कहा। विनीत इस बात से चिढ़ गया। उसे वो इंस्पेक्टर व्यंग्य करता हुआ लग रहा था। जी यही हुआ था। मैं जब वहां पर पहुंचा तो भैया पहले ही वहां फर्श पर थे, बेहोश पड़े हुए, विनीत ने कहा और इस तरफ देखने से बचा कि डॉक्टर अपना चश्मा ठीक करते उसी को घूर रहे थे। इंस्पेक्टर बहल भी जैसे उसे देखते हुए पत्थर में बदल गया था। ये तो बड़ी अजीब बात है, पहले ऐसा कुछ नहीं सुना कि कोई इस तरह गायब हो और फिर अपने आप वापस उसी जगह पर मिल भी गया। किसी ने देखा नहीं उन्हें आते हुए या जाते हुए? कौन देखेगा, मेरा वॉचमैन बस होता है उधर, विनीत ने कहा। मुझे बात करनी है आपके इस नए वॉचमैन से, इंस्पेक्टर ने बोला। तो जाइए करिए, वो तो यहाँ नहीं, विनीत चिढ़कर बोला। इंस्पेक्टर फिर डॉक्टर की तरफ मुड़ा। सहनी जी से कोई पूछताछ कब तक पॉसिबल होगी? अगले 48 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं, आगे पेशेंट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। हम मिल तो सकते हैं ना उनसे? रेणु कलपती हुई बोली। फिलहाल उनसे कोई ना मिले यही उनके लिए अच्छा होगा, ना एक्सक्यूज मी बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। नए वॉचमैन ने पुलिस को यही बताया कि कुछ देर को उसकी आंख लग गई थी। जब आंखें खुली तो उसने यूं ही रूटीन के तौर पर अंदर इमारत का फेरा लगा लिया। तब उसकी नजर पड़ी कि विवेक शाहनी अंदर फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने तुरंत उसके छोटे भाई को खबर कर दी। पुलिस ने उस वॉचमैन की ही गर्दन दबोचनी चाही तो अब की बार खुद विनीत भी अड़ गया। आखिर वॉचमैन की क्या गलती, उसने क्या किया है? उसने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। इस बात की कोई संभावना भी नहीं थी कि विवेक साहनी का अपहरण हुआ हो। ना किसी फिरौती की मांग हुई और ना ही कुछ खास समय वो गायब रहा। फिर पुलिस ने पहले ही उस इमारत को अच्छी तरह खंगाला था।
तो इस बात की संभावना भी नहीं थी कि वो कहीं गायब था। तो आखिर उसकी वो बहुत थोड़े समय की गुमशुदगी का मतलब क्या था? अब कोई रास्ता नहीं था उसके होश में आने का इंतजार करने के सिवा। अब वो खुद ही बताएगा कि वो कहाँ गया था। आइए हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर विवेक साहनी के छोटे भाई विनीत से। उनका क्या कहना है इस बारे में? न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, तुम टीवी वालों को भी कोई काम नहीं, एक ही खबर को तलते रहोगे जब तक वो जल ना जाए। अरे बंदा वापस भी आ गया, मगर नहीं, जीना हराम कर दो पूरे परिवार का। बड़बड़ाते हुए कबीर अपनी पतलून पर ब्रश कर रहा था। रात का समय था, अगले दिन उसे ऑफिस जाना था, तो ये सब उसी की तैयारी थी। सामने टीवी बस इसलिए चल रहा था ताकि कुछ चलता रहे। कबीर को सन्नाटा अच्छा नहीं लगता था और वो अपने फ्लैट में अकेला रहा करता था। फिलहाल टीवी पर विवेक साहनी की रहस्यमयी गुमशुदगी की खबर आ रही थी, जो कुछ ही देर की थी। कुछ पता नहीं, पुलिस ने उनका मोबाइल भी ट्रैक किया। लास्ट लोकेशन वो बिल्डिंग ही बता रहा था। मोबाइल के हिसाब से तो भैया उस बिल्डिंग से बाहर गए ही नहीं, इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। टीवी में से विनीत साहनी बोला। कबीर ने पल भर को टीवी की तरफ देखा, फिर वापस अपने काम में लग गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि झटके से उसकी नज़र वापस टीवी पर पड़ी। उसने प्रेस वहीं रख दी और भागकर टीवी के सामने पहुंचा। विनीत साहनी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा उस रिपोर्टर से बात कर रहा था और कबीर को महसूस हुआ जैसे उसने उसके पीछे उसी तस्वीर की झलक देखी हो, वही टूटी छत वाले चित्र की। उसने टीवी पर नजरें गड़ा दी, मगर अब कैमरा पूरी तरह विनीत साहनी पर केंद्रित था, इसीलिए कबीर को उसके पीछे वाले दीवार की कोई झलक नहीं मिली। अरे भाई दिखाना, पीछे वही पेंटिंग थी या कुछ और? कबीर नाखून चबाता हुआ बोला, मगर फिर कोई झलक नहीं दिखी। धत, उसका मूड खराब हो गया। फिर उसका ध्यान टीवी से तभी हटा जब कुछ जलने की गंध आई। मन ही मन पता नहीं किसे हजार गालियां देते हुए कबीर ने अपनी जल चुकी पतलून पर से प्रेस उठाई। उस पर जलने की वजह से बड़ा सा सुराख बन गया था। कबीर के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। कपड़े पर बना यह सुराख भी कितना अजीब लग रहा था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता। तो कैसा लगेगा एक बड़ा सुराख किसी छत पर? उसकी नजरें स्वतः ही अपने कमरे की छत पर टिक गई। विवेक की पत्नी रेनू ने दरवाजा खोला। सामने देखा तो एक दुबला पतला सा युवक खड़ा था। यस, उसने कहा। वो विवेक सर के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, कबीर ने कहा, जो कि सरासर झूठ था। कल रात टीवी पर उसने पहली बार विवेक साहनी का नाम सुना था। उसके पहले वो उसके नाम तक से वाकिफ नहीं था। आप कौन? रेनू से घूरती हुई बोली। वो मैं आप मुझे नहीं जानती, पर विवेक सर जानते हैं, इसीलिए बस आप लोगों का हालचाल पूछने आ गया। अगर मैंने डिस्टर्ब किया हो तो? कबीर बेहद संकोच का प्रदर्शन करता हुआ बोला और जाने को मुड़ा। अरे नहीं नहीं, आओ अंदर आओ, रेनू बोली। कबीर सूरत से ही बेहद संजीदा और भोला भाला लगता था, इसीलिए रेनू को उसकी बात पर यकीन हो गया। कबीर ने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, वो वहीं ठिठक गया। टीवी पर जो उसे नजर आया था वो उसकी नजरों का धोखा नहीं था। वाकई वहां वो टूटी छत वाली तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि ये उसकी रेप्लिका थी, मूल तस्वीर से इसका रंग कुछ गुलाबीपन लिए हुए था। क्या हुआ? रेनू ने पूछा। ये पेंटिंग अजीब है, मतलब बढ़िया है। कबीर ने जल्दी से बात संभाली। ये, हाँ, विवेक अभी किसी कॉलोनी में डिमोलिएशन का काम करवा रहे थे। वहीं मिली उन्हें ये लावारिस पेंटिंग, तो वो उसे घर ले आए, मगर खुद नहीं आए, तभी से तो गायब हुए थे, रेनू ने बताया और उस चित्र को थोड़ी नापसंदगी से देखा। शायद वो विवेक की पसंद थी, इसीलिए उसने उसे घर में जगह दे दी, मगर साफ लग रहा था कि उसकी पत्नी को भी ये चित्र पसंद नहीं था। कबीर उस चित्र को देखने लगा। हालांकि ये मूल कृति से हल्का था, मगर इसका भी कुछ जादुई असर हो रहा था। कबीर को उस रात उस होटल में हो रही प्रदर्शनी तक याद आ गई। आसपास घूमते लोग, चित्रों की प्रदर्शनी, सब कुछ। रेनू ने गला साफ किया तो कबीर ने झट से नजरें हटा ली। फिर अपनी और विवेक साहनी की मुलाकात की एक फर्जी कहानी रेनू को सुनाई। विवेक की हालत पर सहानुभूति जताई और वहां से चलता बना। वो अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जा रहा था। रह रहकर उसके दिमाग में वो टूटी छत वाली तस्वीर कौंध जाती।
यार मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, वो बस एक तस्वीर ही तो है ना। कबीर बार बार खुद से कह रहा था, मगर उसका दिल कहता कि उस तस्वीर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। कबीर घर पहुंचा तो आज नियति वहां पहले से मौजूद थी। उसके पास घर की एक चाबी रहा करती थी और कबीर का दिल टूट गया। कुछ जलने की महक आ रही थी। आज पक्का वो फिर यूट्यूब देखकर खाना बना रही थी। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमय कहानी के तार सुलझा पाएंगे।